चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है वो है मिनरल, खनिज। तो आज हम लोग खनिज के बारे में बात करते हैं। खनिज क्या होते हैं और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले खनिज की एक डेफिनेशन दे रखी है कि धातुओं के संयुक्त यौगिक, जितने भी मेटल होती है ना, उनके जो आपके संयुक्त यौगिक होते हैं जो कि भूपर्पटी पर बालू, मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग खनिज के नाम से बोलते हैं। तो इस सिंपल सी बात है, मिनरल्स में जो होता है आपका मेटल्स मिलता है ना, धातु मिलती है। और ये आपके डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। नीचे दे रखा है खनिज। तो खनिज में क्या, धातु भी होती है, बालू भी होती है, मिट्टी भी होती है और प्लस अशुद्धियाँ भी होती है। तो इन सब में और सबसे मिलकर क्या बनता है, आपका खनिज बनता है। अब आगे दे रखा है अयस्क क्या होता है। अयस्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण तथा अधिक मात्रा में और सुविधापूर्वक कर सकते हैं। देखिए, खनिज से हमें मिलता है अयस्क, और अगर शुद्ध रूप से उसमें धातु का निष्कर्षण हो, मतलब शुद्ध रूप से धातु मिले और अधिक मात्रा में मिले, है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क। अब सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी जितने भी अयस्क होते हैं, क्योंकि कहाँ से मिलते हैं, हमको खनिज से मिलते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर जो सभी खनिज हैं उनसे सब अयस्क ही हो, है ना। तो दे रखा है आपका कि परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित अयस्क जो भी दे रखे हैं आपके, उनमें कौन कौन सी धातु उपस्थित होती है और किस किस यौगिक के रूप में उपस्थित होती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने एक टेबल दे रखी है, वो टेबल जिसमें दे रखा है अयस्क का प्रकार, अयस्क क्या, कौन सा अयस्क दे रखा है, उसका फॉर्मूला, सूत्र क्या है, और उसमें उपस्थित धातु कि कौन सी मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहला दे रखा आपका ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क की हम लोग बात करें जिसमें आपका इसमें आपके जनरली 5 ग्रुप आते हैं: बॉक्साइट, क्यूपराइट, हेमेटाइट और जिंकाइट और पायरोसोलाइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो देखिए, यहाँ से दो तरह से आपका क्वेश्चंस पूछता है। ये तो एक तो फॉर्मूला पूछेगा, या तो उसमें कौन सी उपस्थित धातु है ना। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ज़्यादातर आपके एक तो पायरोसोलाइट का दे रखा है। पायरोसोलाइट का एक तो फॉर्मूला दे रखा आपका MnO2, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये पूछा था कि पायरोसोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन में आपके सामने दे देगा एल्यूमिनियम दे देगा, है ना, मैग्नीशियम दे देगा, मैंगनीज दे देगा और आपका सल्फर दे देगा। तो हमें वो चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि पायरोसोलाइड में हमने देखा क्या है कि उपस्थित धातु जो दे रखी है वो मैग्नीज दे रखी है। इस तरह से इनके सबके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से सबसे पहले मैं आपको टिक लगाते चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कौन कौन से बनेंगे आपके। एक तो बॉक्साइट का पूछ सकता है आपके एग्जाम में, हेमेटाइट का पूछ सकता है और पायरोसोलाइड का तो पूछा ही गया है। सेकंड दे रखा सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में जिनमें आपका कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, गेलेना और अर्जेंटाइट और सिनेबार। अब एग्ज़ाम में यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट दे रखा आपका कॉपर पायराइट का। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला दे रखा CuPeFeS2, और जिसमें उपस्थित जो मेटल है वो आपकी कॉपर होती है। इम्पोर्टेंट ये भी छोड़ना कुछ भी नहीं, बाकी हमें इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तीसरा दे रखा है थर्ड आपका कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क में मैग्नेसाइट का फॉर्मूला MgCO3, जिसमें आपका मैग्नीशियम Mg जो होता है वो आपका मेटल प्रेजेंट होता है। डोलोमाइट का तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डोलोमाइट में कौन सी धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम। और केलेमाइन का एग्जाम में आया है, इसका फॉर्मूला पूछा था ZnCO3, और इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, ये होती है आपकी जिंक, है ना। लाइमस्टोन का सबको पता है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग CaCO3 फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो उपस्थित धातु होती है आपकी कैल्शियम। तो कार्बोनेट आयन में आपका डोलोमाइट, केलेमाइन और लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलाइट अयस्क की हम लोग बात करें तो NaCl जो दे रखा आपका सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट जिसमें सोडियम उपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। कार्नेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हॉर्न सिल्वर और क्रायलाइट। अब इनमें से भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया था वो पूछा था आपका कार्नेलाइट का। और कार्नेलाइट में जो उपस्थित अब आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा मैग्नीशियम, है ना, उपस्थित धातु कौन सी है, मैग्नीशियम है। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कार्नेलाइट में कौन सी धातु उपस्थित होती है, और ऑप्शन में मैग्नीशियम नहीं था। तो फिर आप कन्फ्यूज होंगे, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ कौन सा आंसर आएगा। तो बेटा आप लोग फॉर्मूलों में देखोगे तो KCl
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है ना, एक मुख्य आपके प्राइमरी मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आते हैं और सबसे ज़्यादा पौधे इन्हीं ग्रहण करते हैं। तो NPK, अब चूंकि यहाँ पर KCl दे रखा है तो K दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि इसको ऑब्लिक में आप K भी लिख लेना। कार्नेलाइट में जो उपस्थित धातु होती है वो मैग्नीशियम भी होती है और पोटेशियम होती है। पोटेशियम को हम लोग पोटास भी बोलते हैं और इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आगे दे रखा हार्न सिल्वर, ठीक है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी इसको हमको सरसरी निगाहों से देखना है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूट जाए। अगला दे रखा सिलिकेट अयस्क। सिलिकेट अयस्क की बात करें, यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था आपका सिलिकेट से, यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि फेल्डस्पार आपको पता है, फेल्डस्पार सबसे ज़्यादा मात्रा में भूप्रकृति पर अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला आपका मिनरल्स है ना, खनिज है। अब फेल्डस्पार का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, K2O.Al2O6SiO2, और इसमें उपस्थित जो मेटल दे रखी है वो एल्यूमिनियम दे रखी है ना। अब आप इसमें भी बोलोगे सर इसमें भी तो K दे रखा है, पोटास दे रखा है, होता है पोटास इसमें, क्योंकि जो अभी फिलहाल की कंडीशन में यहाँ दे रखा है एल्यूमिनियम, और एग्जाम में देखिए फॉर्मूले में आपके यहाँ एल्यूमिनियम भी है, पोटास भी है, सिलिकॉन भी है, परंतु सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका NPK का पूछता है। तो अगर आपका पोटास दे रखा है तो पोटास लगाना है, डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम में ऑप्शंस कौन से दे रहा है, दे रहा है। तो फेल्डस्पार का ज़्यादातर फॉर्मूला पूछता है, और फेल्डस्पार का पूछता है कि फेल्डस्पार जो होता है प्राइमरी मिनरल्स हैं या सेकेंडरी मिनरल्स हैं, है ना। तो फेल्डस्पार एक प्राथमिक खनिज है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस अभी करेंगे। इसके अगला जो दे रखा है इसमें माइका, और माइका में एल्यूमिनियम होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो एस्बेस्टॉस का पूछा था, एस्बेस्टॉस में भी आपका जो उपस्थित धातु होती है वो मैग्नीशियम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से अंडरलाइन करवा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। सल्फेट अयस्क की बात करें, सल्फेट अयस्क में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जिप्सम का, और जिप्सम का आपको सबको पता है कि जिप्सम का क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, है ना, जिसमें आपका स्पेसिफिक कैल्शियम उपस्थित इसमें मेटल होता है, और जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए भी किया जाता है। जो एल्कलाइन सॉइल होती है ना, उनके रिक्लेमेशन मतलब उनके सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बाकी आप लोग देख लेंगे। नाइट्रेट अयस्क की हम लोग बात करें तो सॉल्ट पीटर। अब चूंकि सॉल्ट पीटर जो होता है, आप बोलोगे सर ये हमने पढ़ा है, KNO3 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, और इसमें स्पेसिफिक अब चूंकि KNO3 फॉर्मूले में आप लोग देखोगे तो पोटास भी और नाइट्रोजन भी है, पर KNO3 में स्पेसिफिक जो मेटल प्रेजेंट होती है ना, वो आपकी कौन सी होती है, पोटास होती है। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, जिसमें आपका सोडियम होता है। फास्फेट अयस्क की हम लोग बात करें तो फास्फेट अयस्क में आपका पता है कि फास्फोरस का जो मुख्यतः स्रोत है एपेटाइट होता है आपका खनिज, एपेटाइट खनिज से ही आपका फास्फोरस मिलता है। तो हमको पता है कि ये क्वेश्चन पूछता भी है, और एपेटाइट का कभी एग्जाम आए तो आप लोग सीधा आंसर लगाएंगे फास्फोरस। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये पूरी टेबल के बारे में डिस्कस किया, और जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखें तो आप बात नहीं मानोगे, 60 to 70% क्वेश्चन इसी टेबल से पूछे गए। वो कोई टेबल छोड़ना नहीं है, आप लोगों को टेबल अच्छे से पढ़ना है। आगे दे रखा है आपका कपड़े धोने का सोडा, बेसिक कुछ फार्मूले दे रखे हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। वॉशिंग सोडा जो होता है ना, जिसको हम लोग NO2CO3 के नाम से बोलते हैं। बेकिंग सोडा का एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, बेकिंग सोडा दे रखा था और एक बार दे रखा था खाने का सोडा। तो इसका फार्मूला जो होता है वो आपका NaHCO3 होता है। कास्टिक सोडा जो होता है वो NaOH और KOH 2 इसके फार्मूले दे रखे हैं। बुझा हुआ चूना लाइम वाटर जो होता है वो Ca2OH होता है। बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम CaO होता है। और आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन और पूछे, मोहेर सॉल्ट जो होता है, मोहेर लवण जो होता है, इसका एक तो फार्मूला भी पूछा गया आपके एग्जाम में, ये शायद PAT 2018 या 19 के 17 या 18 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। और मोहर लवण जो होता है ये डबल सॉल्ट होता है। अब ऑप्शन वहाँ था आपका, ये PAT 2015 में पूछा था, मोहर लवण कौन सा होता है, डबल सॉल्ट होता है, सिंगल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है और बेसिक सॉल्ट होता है ना। मतलब अम्लीय लवण होता है कि क्षारीय लवण होता है कि द्विक लवण होता है कि एकल लवण होता है। तो यहाँ दे रखा आपका ये एक डबल सॉल्ट होता है ना। अब ज़्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद जो दे रखा है ये सीधी डेफिनेशन दे रखी है, फिर भी मैं एक दफ़ा इनको डेफिनेशन को बता देता हूँ कि धातु निष्कर्षण के दौरान अयस्क में उपस्थित अपिघनीय अशुद्धियाँ, जितनी भी जो नहीं पिघलती है, जो अशुद्धियाँ मिलती है, उसको हम लोग गेंग के नाम से बोलते हैं।
और अशुद्धियाँ पिघलाने के लिए जो मिलाया गया पदार्थ। अब सीधी सी बात है, जो अशुद्धियाँ नहीं पिघल रही है उनको मिलाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाते हैं, अदर से एक ऐसा पदार्थ मिलाते जिसको हम लोग बोलते हैं गालक, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं फ्लक्स कहलाता है। अब गालक और अशुद्धियाँ की जो क्रिया से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं धातुमल, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। अब ये दो टाइप का होता है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक जो होता है SiO2 और क्षारीय गालक जो होता है जिसका यूज़ होता है एग्जांपल Ca और MgO। जहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी एक इसको आप सरसरी निगाहों से देख लेना। इंपॉर्टेंट है आपका जिनकॉन एक चतुर्कोणीय खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला SiO2 होता है और सिनेबार, ये षटभुजाकार खनिज हैं। अब इनका चूंकि इनकी आपका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, पर हमारे एग्जाम में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं भारत में खनिजों की उपलब्धि। भारत में खनिजों की उपलब्धि में पायराइट दे रखा है। अब मतलब भारत में ये पर्टिकुलर खनिज कहाँ मिलते हैं, तो पायराइट ज़्यादातर जो मिलता है वो बिहार मिलता है, जिप्सम ज़्यादातर मिलता है वो आपका राजस्थान मिलता है, और थोरियम ज़्यादातर मिलता है जो आपका केरल मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पोषक तत्व। देखिए ये पोषक तत्व के बारे में मैं फसल उत्पादन में जो आपको पोषक तत्व वाला चैप्टर था खाद और उर्वरक, उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुका हूँ। अब इसको ज़्यादा समझने के लिए आई थिंक मुझे वो चैप्टर उठाना पड़ेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ इतना लॉन्ग डिस्कशन नहीं करूँगा। अब पोषक तत्व क्या होते हैं, सिंपल सी बात समझिए कि पौधों की वृद्धि विकास के लिए, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए इनको हम लोग देते हैं। अब इनको हम लोग दो तरह से देते हैं, या तो हम खाद के माध्यम से, मतलब बाय द मैन्यूर एंड बाय द फर्टिलाइजर्स, है ना। तो इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन आपका दे रखा है, जैसे CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पौधों की एक बेसिक संरचना को बनाता है। प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट में प्राथमिक पोषक तत्वों में NPK, जहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चूंकि हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो जहाँ इतना डीप क्वेश्चन नहीं बनेगा। द्वितीयक जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं इसमें आपके 8 एलिमेंट दे रखे हैं, जिसमें दे रखा आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निखिल, है ना। लास्ट में 1987 में जो एलिमेंट या जो न्यूट्रिएंट ऐड किया गया वो निखिल था। अब टोटल हमारे पास पोषक तत्वों की संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो कितने हैं, 16 नहीं है बेटा, गलत है ये आपका, 17 है टोटल, है ना। क्योंकि 17वां जो पोषक तत्व ऐड हुआ था, 17 जो एलिमेंट आपका था वो निखिल था, है ना। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो पोषक तत्व होते हैं ये आपके मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मेजर मतलब मुख्य पोषक तत्व आते हैं, मुख्य पोषक तत्व मतलब इनकी पौधों में ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, और सूक्ष्म मतलब जिनकी 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा भी ना, तो वो यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ से ये आपके एग्जाम में यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन ही बनेगा। टोटल पोषक तत्वों की संख्या की बात करें तो टोटल कितने बेटा, 17, 16 नहीं है, और ये गलती करना भी मत। टोटल जो पोषक तत्व आपके प्लांट न्यूट्रिएंट जो पौधों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं वो आपके 17। अब खनिजों की कठोरता का क्रम, कौन सा खनिज कितना ज़्यादा कठोर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, क्वार्ट्ज, फेलिस्पार, कैल्साइट और जिप्सम। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ज़्यादातर कठोर, ज़्यादातर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम कठोर है ना। अब हम लोग बात करते हैं खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। कितने टाइप प्रकार के होते हैं, तो बेटा ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। खनिज निर्जीव अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसका संगठन निश्चित होता है ना। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं सीधा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करता हूँ। आपने फसल उत्पादन में आपका एक चैप्टर था मृदा विज्ञान, और उसमें आपने देखा था कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मतलब मृदा के अवयव की, मृदा के अवयव टोटल कितने, तो मृदा के टोटल 4 अवयव होते हैं, है ना। मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब मृदा में पहला जो दे रखा था वो खनिज दे रखा था, मिनरल्स दे रखा था। कितने प्रतिशत था वो आपका बाय वॉल्यूम आयतन की दृष्टि से था 45%।
5% था आपका कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, और 25% 25% आपका सॉइल भी था और वाटर भी था। इस तरह से टोटल आपका मृदा के अवयव, तो मृदा के अवयव की संख्या कितनी है, 4 है। और चारों का प्रतिशत आपसे पूछो तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमें मिट्टी में जो खनिज होते हैं उनमें उसका प्रतिशत कितना होता है, 45% उसकी आयतन की दृष्टि से वो कंट्रीब्यूट करता है। अब 45% ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। निम्नलिखित में से मिट्टी में कौन सा हम लोग सभी बात करते हैं तो खनिज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका प्रतिशत कितना है, 45%। चलिए अभी इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राथमिक जो होते हैं ये सब क्या होता है, आपके अनिवार्य होते हैं। और ये प्राथमिक जितने भी खनिज है, जब आपकी धरती अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, जब अर्थ बनी थी, तब से ही प्राथमिक खनिज का निर्माण भी हो गया था। हमें इतना नहीं पढ़ना है। इनका कणों के आकार की बात करें, 2 म्यू का मतलब होता है माइक्रोन, अधिक होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक के पेपर में पीएटी के इतिहास में जहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज की कभी परिभाषा नहीं पूछी गई। कभी आने के चांस बनते भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा, पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फेल्डस्पार का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फेल्डस्पार कौन सा खनिज है, तो फेल्डस्पार आपका प्राइमरी मिनरल से प्राथमिक खनिज है। और क्वार्ट्ज भी, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है, SiO2। धरती पर भूपर्पटी पर जो अर्थ क्रस्ट होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक जो है वो भी आपका क्वार्ट्ज ही है, SiO2 इसका फॉर्मूला है ना, इसको आप देख लीजिएगा। द्वितीय खनिज की बात करते हैं, मूल प्राथमिक खनिज या चट्टानों के ऊपर जलवायु संबंधी कारकों की अभिक्रिया से ये खनिज बनते हैं। सीधी सी बात है, प्राथमिक खनिज का जो टूटना होता है, जो वेदरिंग होती है ना, उससे कौन से खनिज बनते हैं, आपके द्वितीय खनिज बनते हैं। और इनका जो आकार होता है वो बहुत कम होता है, 2 माइक्रोन से 2 म्यू से भी कम होता है। चलिए, तो ये जो चैप्टर था, अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्ले में मुख्य रूप से द्वितीय खनिज पाए जाते हैं तथा क्ले की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था क्ले क्या होता है। देखिए, जो मिनरल्स होता है ना, अब खनिज, मृदा में खनिज 45% पाया जाता है, इसका कंपोनेंट इतना, परसेंटेज कंपोनेंट अवयव इतना है आपका। अब जो खनिज होता है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक तो सैंड, सिल्ट और क्ले, है ना। पार्टिकल साइज कितनी आपकी, पार्टिकल्स में 3 टाइप है, सैंड, सिल्ट और क्ले। चूँकि खेती की दृष्टि से, कल्टीवेशन की दृष्टि से जो क्ले टाइप की सॉइल